नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बहुत ही जल्द जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। एक राज्य का दर्जा देना यानी कि वहाँ पे चुनाव भी बाद में होगा, पर क्या जम्मू और कश्मीर चुनाव की प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से तैयार है? हाल ही में हमने देखा आतंकवादी हमले ने चुनाव की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। भारत चाहता है कि जम्मू और कश्मीर हमारे देश का एक स्वतंत्र के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विलीन एक राज्य बने, पर अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी ही नहीं ठीक से काम करेगी तो किस प्रकार से हमको जम्मू और कश्मीर को आगे बढ़ाना होगा, ये देखना पड़ेगा। जान लेते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, इसका एब्रोगेशन हुआ, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू और कश्मीर को इसके अंतर्गत मिलता था वो हटाया गया। हमारे पास दो केंद्र शासित प्रदेश भी निकले, एक था लद्दाख और एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी चाहते ही नहीं हैं कि ये फूले फले, साथ ही साथ यहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाएं और प्रणाली स्ट्रॉन्ग और सशक्त हो। यहाँ ये चाहते ही नहीं हैं किसी भी प्रकार का। यहाँ पे अगर लोकतांत्रिक प्रणाली हम लोग लाने की कोशिश करते हैं तो आतंकवादी इससे खुश नहीं होते। आप समझिए, अभी जो हाल ही में ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें एक पूर्व सरपंच को मार दिया गया है, साथ ही साथ पर्यटक जोड़े को भी घायल कर दिया है। पर्यटन जो जम्मू कश्मीर का इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है, आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, अगर लगातार यहाँ पे ऐसे हमले होते रहेंगे तो यहाँ पे इस आय के स्रोत को रोक दिया जाएगा, क्योंकि लोग जाएंगे ही नहीं। डर की बात यह है कि ये आम नागरिकों की वजह से हो ही नहीं रहा है। आखिरकार आम नागरिक ही है जो इसमें फंस रहा है। आतंकवादी चाहते ही नहीं है कि किसी प्रकार का वित्तीय, सामाजिक या फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक यहाँ पे कोई एक उदारता आए लोगों में, नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया, नॉर्मलाइजेशन आ गया, स्थितियाँ सामान्य रही, तो भारत की ये जो भारत ने कड़ा कदम उठाया था 370 हटाने का, इसके लोग तो वाहवाही करेंगे पूरी दुनिया में। तो आतंकवादी ऐसा चाहते नहीं है, और आतंकवादी अगर वहाँ के आम नागरिकों के पेट पे लात भी मारने के लिए उतर आए तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप पर्यटकों पे हमला कर रहे हैं, वो घायल हो रहे हैं, इसका मतलब ये पर्यटन का स्रोत चला जाएगा इनके पास। आप समझने की कोशिश करिए। ये दोनों हमले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार समाप्त होने के दिन हुआ। यह हमले श्रीनगर में लगभग 3 दशक में सबसे अधिक 38% मतदान होने के कुछ दिनों बाद हुआ। श्रीनगर में इतना हाई, भले ही आपको कम लग रहा हो, हाँ कम है, जितना होना चाहिए हम उम्मीद जितनी करते उतनी नहीं है, पर 3 दशक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग निकले हैं चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं। साथ ही साथ परंपरागत रूप से बारामुल्ला, जहाँ 20 मई को मतदान होना था, और अनंतनाग, अब इसका नाम बदलकर अनंतनाग राजौरी कर दिया गया है, जहाँ 25 मई को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख ने हमले पर चिंता जताई और निंदा भी की है। भारत सरकार ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि क्रूरता से ऐसी कृत्य जम्मू कश्मीर में लंबी शांति प्राप्त करने में गंभीर बाधा बने हुए हैं। बीजेपी नेता ने कहा, चुनाव के दौरान लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि सामान्य रूप से यहाँ चुनाव हो ना सके, सामान्य स्थितियां जम्मू कश्मीर में वापस आ ना सके। इस वजह से सुरक्षा बलों ने अब तक कई पाकिस्तानी घुसपैठियों और उनके समर्थकों को मार गिराया है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो बहुत दुख होता है। जो राजनीतिक दल पाकिस्तान और अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की बात करते हैं, वे भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अगर आर्टिकल 370 हटा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से वहाँ पे बेटर यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बेटर कॉलेजेस आएंगे। वहाँ के लोगों को पत्थरबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 50 रुपए में। तो यहाँ पे एक रेगुलर स्टोन पेल्टर्स क्यों होते हैं? ये बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डराया धमकाया जाता है, पैसे पकड़ा के इनको पत्थरबाजी कराई जाती है। जब इनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी, जब उनको पता चलेगा कि असली दुश्मन कौन है उनका, तब ये समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था या नहीं। अगर बात करें आर्टिकल 370 की, तो अभी भी बहुत सारे अलगाववादी हैं
जो लगातार आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं, जो कि एक टेम्पररी प्रोविजन था, कभी भी परमानेंट नहीं बनाया गया है। कश्मीर का पहला औपचारिक दस्तावेज हमें कल्हड़ की राज तरंगनी से मिला था और आज़ादी के पहले कश्मीर पर समय समय हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों ने रूल किया है। रंजीत सिंह के शासनकाल में इस क्षेत्र पर सिखों का भी शासन था। 1822 में गुलाब सिंह राजा बने और 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद रणबीर सिंह सत्ता में आए। फिर हरि सिंह ने 1925 में राज्य का कार्यभार संभाल लिया था। 1947 की अगर बात करें तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो कुछ देशों का भविष्य बहुत अधर में लटका था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक था। जम्मू कश्मीर के राजा थे वो हिंदू थे, पर वहाँ की प्रजा जो थी ज़्यादातर मुस्लिम थी। पर यहाँ पे बात हो रही थी, हिंदू राजा चाहते थे कि वो भारत के साथ जाएं, प्रजा हो सकता है बहुत सारी प्रजा का पार्ट था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। इसी बात पर शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेफरेंडम करा लेते हैं, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से कहा था और नेहरू बिल्कुल इसके लिए तैयार थे कि सारे लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर रेफरेंडम करा दिया तो पक्ष में भारत के ही आएगा फैसला। पर यह बात पाकिस्तानियों को पसंद नहीं थी। उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि भारत के हाथ लग सकता है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर, इसलिए पश्तून ट्राइब्स को भेज के पाकिस्तानियों ने यहाँ पे पश्तून ट्राइब्स की मदद से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है ये वही एरिया है जो लगातार अभी भी पीओके के हाथ में ही है। ठीक है, पीओके के हाथ में काफ़ी एरिया चला गया है। यहाँ पश्तून ट्राइब्स को हम पूरी तरह से निकाल नहीं पाए। अब डर के मारे यहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे भारत को जम्मू कश्मीर का डिफेंस, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन दे दिया गया। बाकी चीज़ें अपने लिए रखी गई और एक टेम्पररी प्रोविजन बनाया गया आर्टिकल 370 की जब तक यहाँ के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक ये एक स्पेशल स्टेटस के साथ रह सकता है। इसका अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा, अलग इसका प्रधान होगा। हमने अपने देश में एक और देश इसके साथ खड़ा कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से लगातार आतंकवादी घुसपैठ करते थे और यहाँ पे पीओके और आज़ाद कश्मीर की मदद से पूरी तरह से भारत को काट देना चाहते थे। आपको याद ही होगा जो कश्मीरी पंडितों का पलायन था वो डर बैठाने के लिए था कि डरो, यहाँ पे तुम सेकेंड क्लास सिटीजन हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर की क्या क्या है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान जम्मू और कश्मीर लागू संशोधन आदेश 2019 लाया, जिसकी वजह से एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा 1 के अंतर्गत संविधान जम्मू और कश्मीर संशोधन आदेश 2019 जारी किए जाने के बाद संविधान अधिनियम 1995 तथा 103वां संशोधन था 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू हुए। उसके बाद भारत की संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये पहली बार हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी के समान एक विधानसभा होगी, ये बताया गया। इसमें 5 लोकसभा सीटें हैं, पहले 6 थी, और लद्दाख में 1 सीट होगी। मतलब जम्मू और कश्मीर के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई विशेष स्थिति को समाप्त भी कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव का इतिहास कैसा रहा है ये भी जानना जरूरी है। देखो, जम्मू कश्मीर राज्य के भारत की लोकसभा के लिए 12 आम चुनाव में भाग ले चुका है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 1967 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों को भेजा गया था। क्षेत्र में उग्रवाद के कारण 1990 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव ही नहीं हुए। फिर इस तरह से जम्मू कश्मीर थोड़ा बटा हुआ है। परिसीमन आयोग का गठन हुआ था जम्मू कश्मीर स्पेसिफिकली उसके लिए कि यहाँ पे चुनाव कैसे कराए जाएं। तो परिसीमन तब आवश्यक हो गया जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की नई विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में 111 सीटें थी, कश्मीर में 46 हैं, उसमें से जम्मू में 37 और लद्दाख में 4। साथ ही 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में स्थित हैं। तत्कालीन राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित था और विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पहला परिसीमन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1950-51 में किया गया। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियम किया गया, फिर उसके बाद अधिनियमित किया गया। फिर उसके बाद 1952, 62, 72, 2002 के अधिनियमों के तहत 4 बार यानी कि 52,
1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया ताकि वहाँ पे चुनाव हो सके। कॉन्स्टिट्यूएंसी बटेगी तभी तो चुनाव हो पाएगा। 1981 और 91 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद विधानसभा और संसदीय दोनों सीटों का परिसीमन संविधान द्वारा शासित होता है। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन शासित करता है। परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए कुछ बदलाव हैं। जैसे विधानसभा की बात करें तो आयोग ने 7 विधानसभा सीटों की वृद्धि की है। जम्मू और कश्मीर में 6 है, अब 43 सीट है इसके पास, और कश्मीर में 1, अब 47, मतलब टोटल है ये। इसमें मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़ा पैमाने पर बदलाव किया है। लोकसभा की बात करें तो इस क्षेत्र में 5 संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है। आयोग ने अनंतनाग एवं जम्मू सीटों की सीमाएं पुनः निर्धारित की हैं, वापस से बदला है। जम्मू का पीर पंजाल क्षेत्र, जिसमें पूंछ एवं राजौरी जिले शामिल हैं, और पहले जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा था ये, अब कश्मीर के अनंतनाग सीटों को भी जोड़ा गया है। साथ ही श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की एक शिया बहुल क्षेत्र को बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया है हमारे प्रधानमंत्री में। रीज़न ये है क्योंकि हमेशा से ये स्थिति बनी नहीं रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर राज्य बनना चाहता है, एक डाइवर्स है, तो हम बिल्कुल करेंगे, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे सामान्य स्थिति हो पहले, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की किसी भी जगह को केंद्र शासित प्रदेश तब बनाते जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ होता है, जहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यूनियन गवर्नमेंट हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव अपर हैंड पे रहे, तब बनाया जाता है। तो समय समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बहुत बार मांग उठी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने का गंभीर वादा किया है और वह उस पर कायम रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में नए जम्मू कश्मीर के लोगों की वृद्धि और उत्साह को देखा जब उन्होंने G20 कार्यक्रमों के दौरान दुनिया भर में आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहां हिंसा इतिहास बन जाए, नॉर्म ना रहे। अब लोग सोचे हिंसा तब हुआ करती थी, अब नहीं होती है। इसके अलावा हमारी आकांक्षा है कि जम्मू कश्मीर संस्कृति, ज्ञान और पर्यटन के केंद्र के रूप में अपना दर्जा हासिल कर सके, साथ ही साथ प्रौद्योगिकियों का भी केंद्र बने। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर दी है और चुनाव आयोग को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है और यह आकलन करने के लिए सबसे अच्छा समय भी है, संगठन भी है। मतलब यहाँ पे चुनाव होंगे, जब राज्य का दर्जा बन जाएगा, राज्य का दर्जा मिलना ही मिलना है, पर कब होगा, जब तक हिंसा यहाँ पे नहीं रुकेगी तब तक थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन आदेश 2019 के प्रमुख प्रावधानों के वर्णन को करते हुए इसके प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को में अलग करने का विधेयक पारित हुआ था। केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर में दिल्ली के और पुदुचेरी समान एक विधानसभा होगी, जिसमें 5 लोकसभा, जो कि पहले 6 सीटें होंगी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे अपडेटेड। कंटिन्यू करते रहिए हमारी क्लासेस और जितना हो सके इस क्लास को शेयर भी करिए। धन्यवाद।